नमस्कार दोस्तों। तो आज अपने पहला जो लेसन है भारत का वैभवपूर्ण अतीत, उसमें अपने बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की। और सिंधु घाटी सभ्यता को अब अपने आगे बढ़ाएंगे। तो पहले वीडियो में अपने सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय, उसकी भौगोलिक स्थिति, वो सारी चीज़ें देखी। और सेकंड वीडियो के अंदर अपने ने उसके जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनको देखा। और इस तीसरे वीडियो के अंतर्गत अपने सिंधु घाटी सभ्यता की अन्य बची हुई सारी बातें कर लेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अपने बात करें तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें आज अपने इसकी बची हुई अन्य सारी बातें हैं वो करेंगे। तो देखिए, अन्य सभी बातों के अंदर सबसे पहले अपने करेंगे नगर नियोजन। नगर नियोजन तो बात तो मैं थोड़ी बहुत तो पहले भी कर चुका हूं। नगर नियोजन था वो किस प्रकार से था, दो पार्ट थे, एक तरफ दुर्ग था, एक तरफ नगर भाग था। अब इसकी थोड़ी अपने विस्तार से बात करेंगे। तो देखिएगा कि किस प्रकार से था नगर नियोजन। मान लीजिएगा कि इस प्रकार से एक नगर है, वो बसा हुआ है, ठीक है। अब सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल थे, ठीक है, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, पूर्व और पश्चिम। अब देखिएगा, पूर्व और जो पश्चिम है, तो जितने भी स्थल हैं वो प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार हमेशा पूर्व में था। यानी कि जैसा मैं डायग्राम बना रहा हूं ना, सभी स्थलों में उसी प्रकार से था। अब देखिए, यहां पे दुर्ग है वो बना हुआ है, ये सारा नगर भाग है। यहां पे कब्रिस्तान वगैरह या अन्य चीजें आ गई, ठीक है। स्थल अपने करके आए, उनमें अपने ध्यान रखना है कि दुर्ग के दक्षिण में कब्रिस्तान था। एकमात्र स्थल कौन सा था? कालीबंगा, जो दुर्ग के यहाँ कब्रिस्तान बना हुआ था, ठीक है। वो जो कुछ स्थानों पर अलग चीजें हैं वो वैसे ही रहेंगी। अब देखिएगा, ये जो सड़क है ये सीधी क्रॉस कर रही है इस प्रकार से, रक्षा प्राचीर यानी कि दीवार से घिरा हुआ है। अब देखिएगा इसके बाद में कि जो सड़कें हैं ना नगर बाकी, वो इस प्रकार से बनी हुई हैं, इस प्रकार से। इस प्रकार से। अब इसके अंतर्गत जो पहला सर्कल आएगा, तो नगर नियोजन जो है ना, वो आप कह सकते हो ग्रिड प्रणाली, या क्या कह सकते हो जाल पद्धति। जाल पद्धति, जाल पद्धति, ग्रिड या जाल पद्धति, सीधा कह सकते हो ग्रिड या जाल पद्धति। अब देखो, ऐसे ये मुख्य सड़क है और ऐसे इसके ऊपर सड़कें और बनी हुई, तो जाल जैसी आकृति बन गई ना। लेकिन यहां पर आपने एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जब ये पूछ लिया जाए कि सिंधु सभ्यता में सड़कें किस प्रकार से थी, तो सड़कें है ना, ये तो राजमार्ग हो गया जो मुख्य रूप से दो भागों में नगर को विभाजित कर देता था। सड़कें, ये सड़कें हैं, सड़कें उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। दूसरी बात ये याद रखनी है, समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। समकोण हो गया ना, समकोण पे काटेगी, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, समानुपातिक थी। इससे और इसकी अगली जितनी भी ऐसी सड़कें बनी हुई थी, सभी समानुपातिक थी, यानी कि दूरी जो बीच की थी वो एक जैसी थी।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है, पहला जो सर्कल था वो क्या कहलाता था, ऑक्सफोर्ड सर्कल कहलाता था। जैसे ही नगर में घुसेंगे पहला चौराया आ गया, चौराया बोल देते हैं क्योंकि ये सड़क यहां तक है, फिर ये सड़क आ गई, ये सड़क आ गई, इससे ऐसे भी जा रहे हैं, ऐसे भी जा रहे हैं, तो सभी में चौराया बनेगा ना। तो पहला जो सर्कल आ गया वो क्या कहलाता था, ऑक्सफोर्ड सर्कल। सेकंड ग्रेड और आरएस के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के स्थलों में पहले सर्कल को क्या कहते थे, ऑक्सफोर्ड सर्कल। तो क्या याद रखना है, पहला सर्कल ऑक्सफोर्ड सर्कल, प्रवेश द्वार हमेशा पूर्व के अंदर, सड़कें जो हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर समकोण पे काटती थी, समानुपातिक पद्धति से बनी हुई थी। ठीक है, यहां दुर्ग भाग आ गया और ये आ गया। अब देखिए ये सड़क हो गई, इधर ये सड़क हो गई। अब इस प्रकार से मकान बनते थे, इस प्रकार से। यहां बीच में गली होती थी और यहां पे पानी वाला नाला होता था और वो पानी वाला नाला यहां बाहर आ जाता था। ये अपनी जल निकासी के लिए अद्वितीय है, यानी कि पानी बाहर निकलने का बहुत ही अच्छा प्रबंध था, आज तक नहीं है ऐसा प्रबंध था। तो अब जैसे इधर पीठ है तो देखो दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुल रहे हैं, दरवाजे कहाँ खुलते थे, गलियों में खुलते थे, जबकि सड़क ही है, इस गली से ऐसे होके सड़क पे आया जाएगा। तो दरवाजे कहाँ खुलते थे, गलियों में खुलते थे, जबकि सड़क अन्य थी। ठीक है, तो सड़कें उत्तर से दक्षिण समकोण पे काटती थी और ये जो सड़कें थी ये 9 से लेकर और 34 फीट तक चौड़ी थी, जबकि ये जो गलियां थी ना, गलियां ये 1 से 2.2 मीटर तक थी, 1 से 2.2 मीटर तक थी, जबकि सड़कें थी 9 से 34 फीट तक चौड़ी थी। तो कुछ इस प्रकार का नगर नियोजन था। इंपॉर्टेंट बातें बस आपने यही ध्यान रखनी है। ऑक्सफोर्ड सर्कल, पहला प्रवेश द्वार, इधर सड़कें समकोण पे काटती थी, ग्रिड या जाल पद्धति बनाती थी, और ये दुर्ग भाग कहाँ था और नगर भाग कहाँ था, ये बातें तो अपने पहले भी कर चुके हैं। अब देखिए नगर बन रहा है तो इसका मतलब ईंटों का प्रयोग है, नगर बन रहा है तो इसका मतलब ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो ईंटें जो थी ना, ईंटें वो चूने और जिप्सम से बनती थी, चूने व जिप्सम का प्रयोग होता था, चूने और जिप्सम से ईंटें बनती थी। ईंटें कच्ची पक्की दोनों थी, कच्ची ईंटें भी होती थी और पक्की ईंटें भी होती थी। ओके, कच्ची पक्की दोनों ईंटें थी। इंपॉर्टेंट क्या है ईंटों में, इंपॉर्टेंट है ईंटों में उसका अनुपात। तो ईंटों का जो अनुपात था वो क्या था, 4:2:1। ये मोस्ट है, ये आपने ध्यान रखना है, ये आपने ध्यान रखना है। 4:2:1, चौड़ाई से लंबाई से आधी चौड़ाई और चौड़ाई से आधी मोटाई। ठीक है, और इसके अलावा एल आकार की ईंटें बनती थी, एल आकार की, कोने पर लगाने के लिए, जैसे आजकल अपने कोने पर तोड़ के ईंट लगा देते हैं, वहां एल आकार की ईंट बनती थी। एक ईंटों में इंपॉर्टेंट बात आपने और याद रखनी है, सबसे बड़ी ईंट, सबसे बड़ी ईंट कहां से मिली है, मोहन जोदड़ो से मिली है। सबसे बड़ी ईंट है वो मोहन जोदड़ो से मिली है। तो देखिएगा दोस्तों, नगर नियोजन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। ऑक्सफोर्ड सर्कल, पहला प्रवेश द्वार पूर्व में, सड़कें समकोण पे काटती थी, सड़कें उत्तर से दक्षिण होती थी, मुख्य जो सड़क थी वो 9 से 34 फुट, गलियां जो थी वो 1 से 2.2 मीटर यानी कि 3 फुट से लेकर और लगभग 7 फुट तक चौड़ी होती थी। ओके, इसके अलावा ईंटें चूने और जिप्सम से बनती थी, कच्ची और पक्की दोनों थी। अनुपात इंपॉर्टेंट है, 4:2:1। और एल आकार की ईंटें कोणों पर लगाने के लिए या फर्श पर लगाने के लिए जलरोधक ईंटें भी होती थी, अलंकृत ईंटें भी होती थी। ठीक है, और सबसे बड़ी ईंट कहां से मिली है, मोहन जोदड़ो से मिली है। तो ये इसका नगर नियोजन है। अब मैं बात करूं राजनीतिक व्यवस्था की,
तो राजनीतिक जो व्यवस्था थी, यानी कि प्रशासन किस प्रकार से चलता था, यदि राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो इस व्यवस्था के ऊपर विद्वानों के अंदर मतभेद हैं भी। राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, सर्वमान्य मत, यानी कि विद्वानों में मतभेद हैं। जैसे मर मार्टिन व्हीलर ने कहा है कि मध्यम वर्गीय लोग यहां पर शासन सत्ता संभालते थे, ठीक है, या स्टुअर्ट पिगट, याद है क्या आपको? नाम आ चुका है। स्टुअर्ट पिगट ने विस्तार के आधार पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानियां कहा था, ये वही व्यक्ति है। तो स्टुअर्ट पिगट क्या कहते हैं कि पुरोहित वर्ग यानी कि ब्राह्मण लोग यहां पर शासन करते थे, ठीक है। या व्हीलर कहते थे कि मध्यम वर्ग का शासन था, या हंटर कहते थे कि जनतांत्रिक था, या मैक कहते हैं कि एक प्रतिनिधि, बहुत सारे प्रतिनिधि मिलके शासन है चलाते थे। लेकिन सर्वमान्य मत क्या है, यानी कि जिसको अधिकतर विद्वान मानते हैं, वो ये मानते हैं कि वणिक वर्ग यानी कि जो व्यापारी थे वो क्या थे, सिंधु सभ्यता में शासन करते थे, यानी कि व्यापारियों का प्रभुत्व था। तो जैसे व्यापारी कहते थे वैसे ही शासन है यहाँ का चलता था। ये सर्वमान्य मत है, केवल और केवल आपने यही याद रखना, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था में सर्वमान्य मत, यानी कि सिंधु सभ्यता के प्रशासक कौन थे, वणिक वर्ग। अब देखिए इसके बाद में यदि मैं बात करूं तो इस सभ्यता की अगली बात सामाजिक जो व्यवस्था थी और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में आपने सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि समाज जो था ना, या सत्ता जो थी वो मात्र सत्तात्मक थी। सत्ता जो थी वो मात्र सत्तात्मक थी, यानी कि परिवार का जो मुखिया था वो माता थी। ये ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता में सत्ता मात्र सत्तात्मक, जबकि आगे का जो वीडियो आएगा या आगे का जो अपना लेसन है वैदिक सभ्यता, उसमें सत्ता कैसी होगी, पितृ सत्तात्मक। अपनी जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता, उसमें सत्ता पितृ सत्तात्मक, यानी कि परिवार का मुखिया कौन, पिता, और यहाँ पे परिवार का मुखिया कौन है, माता। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो शांति प्रिय थे, ज़्यादा युद्ध वगैरह नहीं करते थे। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे शाकाहारी और मांसाहारी, अपने समाज की बात कर रहे हैं तो सारी बातें आएंगी इसके अंदर। तो लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। जो शाकाहारी थे वो गेहूं जौ वगैरह खाते थे, जो मांसाहारी थे वो भेड़ बकरी मछली कछुआ इन सब चीज़ों का प्रयोग करते थे, ठीक है। अब समाज है तो कोई ना कोई मनोरंजन का साधन भी होगा, जैसे आजकल अपने टीवी वगैरह देखते हैं या मोबाइल का प्रयोग करते हैं। तो वैसे इस सभ्यता में मनोरंजन का साधन क्या था, तो पासे का खेल, जैसे चेस वगैरह होती है ना, जिसको अपने चरबर या लूडो बोल देते हैं, वैसे पासे का खेल। या नृत्य करके वो मनोरंजन करते थे, या शिकार करके वो मनोरंजन करते थे, या वो क्या करते थे, पशुओं की लड़ाई। तो मनोरंजन किससे करते थे, पासे के खेल से, या नृत्य से, या शिकार से, या पशुओं की लड़ाई करा के वो क्या करते थे, मनोरंजन करते थे। अब समाज है तो महिला जो वर्ग है वो इंपॉर्टेंट है। तो महिलाएं केश विन्यास करती थी, यानी कि बालों के अलग अलग डिजाइन बनाती थी, आभूषण पहनती थी, हाथी दांत की कंघियां वगैरह यहां से अपने को मिली हैं। तो इन सब चीजों का आपने ध्यान रखना है। ये क्या आएगी, सामाजिक स्थिति आएगी। इसके बाद में बात करते हैं अपने धार्मिक स्थिति की। धार्मिक स्थिति, धर्म कैसा था,
व्यवस्था कह सकते हैं या धार्मिक स्थिति कह सकते हैं। तो देखिए जो धार्मिक स्थिति थी ना, तो पूजा किस किस की होती थी? एक तो अपने बात करेंगे वृक्ष पूजा। वृक्ष पूजा, वृक्षों में कौन कौन से वृक्ष की पूजा होती थी? वृक्षों में पीपल, बबूल, पीपल, बबूल। तुलसी मत कर देना। अगर पूछ लिया सिंधु सभ्यता में कौन से वृक्ष की पूजा होती थी, तो वो ऑप्शन देगा क्या? पीपल, तुलसी, पीपल, बबूल, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। तुलसी नहीं करना है, ये याद रखना, क्योंकि अपनी तुलसी दिमाग में रहेगी। और तुलसी की पूजा कहां प्रारंभ हुई? वैदिक सभ्यता में। तुलसी की पूजा कहां प्रारंभ हुई? वैदिक सभ्यता के अंदर। पशु पूजा की बात करें, पशु पूजा, तो कुबड़ वाले बैल की, बैल धर्म का प्रतीक होता है, तो कुबड़ जो बैल के ऊपर इस प्रकार से बना हुआ होता है ना, उसको कुबड़ बोलते हैं। कुबड़ वाले बैल की पूजा। इसके अलावा पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये लोग ये मानते थे कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद में उसका दोबारा से जन्म होता है। मृत्यु के बाद उसका दोबारा से जन्म होता है। अब देखिए 3 चीजें याद रखनी है धार्मिक व्यवस्था में: वृक्ष पूजा, पीपल, बबूल, कुबड़ वाले बैल की पूजा, और पुनर्जन्म में ये विश्वास करते थे। अब देखिए इंपॉर्टेंट, अब इंपॉर्टेंट ये है कि मोहनजोदड़ो से एक त्रिमुख पद्मासन मूर्ति मिली है। इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोहनजोदड़ो में मैं आपको बता भी चुका हूं, मोहनजोदड़ो से त्रिमुख पद्मासन मूर्ति मिली है। पद्मासन मूर्ति मिली है। अब देखिए जो त्रिमुखी या पद्मासन मूर्ति मिली है वो किस प्रकार से बनी हुई है? इसमें एक चीज है इंपॉर्टेंट, वो आपने ध्यान रखनी है। जैसे इस प्रकार से व्यक्ति है वो बना हुआ है, ठीक है। यहां पे इसके 3 तो सींग दिखाए गए हैं, और क्या है? त्रिमुख, यानी कि 3 मुख दिखाए हुए हैं। यहां पे 3 मुख हैं, 3 मुख हैं, 3 मुंह वाली मूर्ति है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? इसमें देखिए इंपॉर्टेंट ये चीज है, लेफ्ट यानी कि बाएं, बाईं तरफ, जिसको अपने खब्बा बोल देते हैं, ठीक है। राइट यानी कि दाएं, जिसको अपने सज्जा बोल देते हैं। ये प्रश्न +2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और प्रतियोगी परीक्षा में हो तो बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है कि एक जो पद्मासन या त्रिमुख मूर्ति मिली है, इसके बाईं तरफ कौन बैठा है और उसके दाईं तरफ कौन बैठा है, ये आपने ध्यान रखना है। तो बाईं तरफ तो कौन कौन से जानवर बैठे हैं? एक तो हाथी बैठा है बाईं तरफ, एक तो हाथी बैठा है, एक व्याघ्र, व्याघ्र का मतलब होता है चीता। बाईं तरफ कौन कौन है? हाथी और चीता। और दाईं तरफ कौन है? भैंसा व गेंडा, भैंसा व गेंडा। और इसके सामने यहाँ है ना, फ्रंट में यहां हिरण बैठा है, हिरण। और ये फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री के 2019 का प्रश्न है कि त्रिमुख मूर्ति के सामने कौन सा जानवर बैठा है? हिरण बैठा है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करवा रहा हूं। हिरण बैठा है, ये फर्स्ट ग्रेड 2019 सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। इसके 3 रूप है। इसको शिव का त्रिमुख रूप भी कहते हैं, त्रिमुख है ना, शिव का त्रिमुख रूप भी कहते हैं, पशुपतिनाथ भी कहते हैं, और योगेश्वर भी कहते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना। शिव की मूर्ति कहां से मिली, पशुपतिनाथ की मूर्ति कहां से मिली, योगेश्वर की मूर्ति कहां से मिली, त्रिमुख मूर्ति कहां से मिली, या पद्मासन मूर्ति कहां से मिली। इन 5-6 नामों में से कोई भी नाम हो तो आपने क्या लिखना है? मोहनजोदड़ो से मिली। और इसे जॉन मार्शल ने क्या कहा है?
बता चुका हूं पहले, जॉन मार्शल ने इसको क्या कहा है, अधा शिव कहा है, शिव की तरह लगने वाला, अधा शिव कहा है, अधा शिव कहा है। तो आपने ये मोहनजोदड़ो में याद रखनी है। हड़प्पा की यदि मैं बात करूं तो हड़प्पा में इंपॉर्टेंट क्या है, हड़प्पा में इंपॉर्टेंट गर्भ से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पीपल का पौधा, और पीपल का पौधा दिखाया हुआ है, यानी कि स्त्री को वो उर्वरा शक्ति के रूप में मानते थे। या लिंग और योनियों की मूर्तियां भी अपने को वहां से मिली हैं। तो आपने धार्मिक जीवन में ये याद रखना है कि पीपल और बबूल की पूजा, कुबड़ वाले बैल की पूजा पूर्व जन्म में विश्वास करते थे, और त्रिमुख या पद्मासन या योगेश्वर या शिव या पशुपतिनाथ की मूर्ति, जिसे जॉन मार्शल ने अधा शिव कहा है, अधा शिव कहा है। तो नगर नियोजन के बाद में राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के बाद में अपने ने किया धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, और अब अपने बात करेंगे आर्थिक जीवन की। आर्थिक जीवन यानी कि अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी। तो देखिए, कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, और व्यापार भी करते थे, तीनों चीज थी। कृषि प्लस पशुपालन प्लस व्यापार, ठीक है। व्यापार किससे करते थे, मेसोपोटामिया यानी कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उससे व्यापार करते थे, ठीक है। कृषि के लिए सोरत गोई, ये स्थान का नाम है, और बेटा आपने याद रखना है स्थान कहां पे है, ये अफगानिस्तान में। कौन सा स्थान याद रखना है, सोरत गोई, कहां, अफगानिस्तान में। ये एक मात्र स्थल है जहां पे क्या मिली अपने को, नहर मिली है, नहर के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि सोरत गोई अफगानिस्तान में नहरों द्वारा कृषि के लिए सिंचाई है वो की जाती थी, कृषि के लिए सिंचाई है वो की जाती थी। कृषि में दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान रखनी है, क्या, कपास का जन्म इसी सभ्यता में हुआ। कपास सबसे पहले कहां उगाई गई, कपास सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में उगाई गई, और यूनानी इसे सिंडोन कहते थे, सिंडोन। किसको कहा गया, कपास को, कपास का नाम क्या, सिंडोन। किसने कहा, यूनानियों ने, यूनानियों ने कपास को क्या कहा, सिंडोन कहा, ठीक है। पशुपालन की मैं बात करूं तो पशुपालन में गाय पाली जाती थी, भेड़ पाली जाती थी, बैल पाले जाते थे, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, ये सारी चीजें हैं पाली जाती थी। शिल्प की बात करूं भी, कौन कौन से शिल्प चलते थे, तो कसेरे थे, कसेरे बर्तन बनाने वाले, कुम्हार थे जो मर्द बांड बनाते थे। हड़प्पा से लाल बर्तन मिले हैं भी, हड़प्पा से लाल बर्तन मिले हैं जिसके ऊपर मानव आकृति है, कहां से, हड़प्पा स्थल है वहां से मिले हैं। इसके अलावा कांसा, तो तांबा प्लस टीन, तांबे और टीन को मिलाकर कांसा यानी कि कांसी है वो बनाई जाती थी, कांसी है वो बनाई जाती थी। तो ये सारी चीजें आपने आर्थिक जीवन में याद रखनी है। कृषि, पशुपालन, व्यापार, व्यापार मेसोपोटामिया से पशुपालन में जो आजकल सामान्य जानवर हैं वो सारे पाले जाते थे, ठीक है। कृषि के अंदर दो चीजें, सोरत गोई में नहर के साक्ष्य मिले हैं, और कपास का जन्म यानी कि कपास पहली बार यहीं उगाया गया, और यूनानी से क्या कहते थे, सिंडोन कहते थे। या तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था, या कुम्हार जो वर्ग था वो क्या करता था, बर्तनों का निर्माण है वो करता था।
इसके बाद में देखिए बात करते हैं लिपि की। लिपि किस प्रकार की थी सिंधु सभ्यता में? लिपि, तो लिपि भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक थी। कैसे लिखी जाती थी? बाएं से दाएं व दाएं से बाएं। जैसे ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन है, अपने कैसे लिखते हैं? अपने ऐसे लिखते हैं। वो कैसे लिखते थे? पहली लाइन ऐसे और दूसरी लाइन फिर ऐसे, फिर तीसरी ऐसे, यानी कि पेन उठाते नहीं थे। बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, ठीक है। इसके बाद में देखिए लिपि जो थी वो देसी थी, देसी लिपि, ओके। इसके बाद में देखिए मूल चिन्ह कितने थे? ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। मूल चिन्ह 64 थे, 64 थे। वो मूल चिन्ह थे सबसे लंबे लेख पे, सबसे लंबे लेख पर 26 चिन्ह मिले हैं। सबसे लंबे लेख पर 26 चिन्ह मिले हैं, ठीक है। अब 26 और कुल 375 से 400, 375 से 400 यदि अक्षर की बात करें तो, और एक आंकड़ा आएगा आपके पास 419। अब देखो इन दोनों में आपने क्या करना है, पहले बात समझ लीजिए। यदि वो आपसे पूछे भी कुल अक्षर कितने थे, कुल अक्षर कितने थे, यदि वो आपको सीधे 4 अंक देता है भी 375, 400, 419 और एक और दे देगा, तब तो आपने क्या करना है? 419 करना है, ठीक है। ये अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में है और ये एनसीईआरटी में। यदि वो आपको समूह में देता है, जैसे ऐसे दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया 250 से 300, दूसरा ऑप्शन दे दिया 350 से 400, तीसरा ऑप्शन दे दिया 375 से 400, ठीक है, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया 400 से 500, तब तो आपने क्या करना है? 375 से 400, ठीक है। और यदि आपको ऐसे दे दिया 375, 400, 419, 312, तब आपने क्या करना है? 419। तो भावचित्रात्मक देसी 64, मूल चिन्ह 64 सबसे लंबे अभिलेख पे 26, 375 से 400 या 419 थे। इसके बाद में अपने बात करते हैं नाप और तोल की, बाट वगैरह की। नाप और तोल, नाप और तोल, नाप तोल। तो जो बाट थे ना, बाट 16 के अनुपात में थे, याद रखना है। 16 के अनुपात में, यानी कि 16, 32, 64, 128 ऐसे। अब अपने बाट के अनुपात में, 1 के अनुपात में, जैसे अपने कहते हैं ना 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, अब 1 के अनुपात में। यहां किसके अनुपात में थे? यहां अनुपात था 16 का, 16, 32, 64 या 16 का आधा 8, जैसे अपने आधा किलो कह देते हैं तो वहां क्या हो जाएगा? 8, 4 पाइया ऐसे, ठीक है। दूसरी बात, नाप की बात करूं तो स्केल मिला है। स्केल रिवाइज करो, कहां कहां से मिले हैं? सीप का स्केल और हाथी दांत का आपने बताना है। सीप और हाथी दांत का, तो सीप का स्केल कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से, और लोथन से क्या मिला है? हाथी दांत का स्केल है वो मिला है। ये नाप थे। इसके बाद में बात आती है कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो पतन के देखिएगा अलग अलग मत हैं। तो या तो बाढ़ आ गई, या भूकंप आ गया, या कोई संक्रामक रोग फैल गया। तो पहले जब भी सिंधु घाटी सभ्यता की बात होती थी तो एक मत आता था कि संक्रामक रोग के कारण सभ्यता का पतन हो गया। तो बच्चे ये कहते थे कि संक्रामक रोग के कारण पतन कैसे हो जाता है?
तो जैसे वर्तमान में कोरोना चल रहा है, तो यदि एहतियात नहीं बरती गई तो पतन हो जाएगा। उसी प्रकार से ये माना गया कि सभ्यता का बाढ़, भूकंप या संक्रामक रोग के कारण इस सभ्यता का पतन है वो हो गया। तो 3 वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता के आपने बड़े ही ध्यान से देखने हैं। इन 3 वीडियो के अंदर +2 की या प्रतियोगी परीक्षा लेवल की सभी बातें दोस्तों आ जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।